नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और लाइव स्ट्रीम नहीं सॉरी अभी मैंने क्या है सॉरी अभी मैंने जस्ट लाइव स्ट्रीम खत्म करी है चैनल के ऊपर, दूसरे चैनल के ऊपर, तो इसलिए मेरे मुंह से लाइव स्ट्रीम निकल गया। मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो में और ड्रग पिक्चर श्रृंखला जो कि हम इस चैनल पे कंडक्ट कर रहे हैं और उम्मीद है आने वाले कई महीने तक इसको हम करेंगे। उम्मीद है लगातार 12 से 15 या 18 या 21 ड्रग पिक्चर आने वाले हैं। तो इस ड्रग पिक्चर की श्रृंखला की सीरीज की एक और ड्रग पिक्चर के अंदर जिसका शीर्षक है कोनियम मैक्यूलेटम ड्रग पिक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने अब देख ही लिया और आपने वीडियो खोल ही लिया है, तो अब चलिए कोनियम मैक्यूलेटम के बारे में बात और ड्रग पिक्चर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि मैं हर एक ड्रग पिक्चर के अंदर शुरू में आपको एक थीम क्लियर करता हूं। अब यहाँ पे देखो थीम तो मैं क्लियर कर देता हूं हर एक ड्रग की, कि एक छोटा सा थीम मैं बताता हूं कि वो जो ड्रग है उसके अंदर जितनी भी बातें हैं वो किन चीजों के इर्द गिर्द उस पूरे ड्रग पिक्चर का बिसात बिछी हुई है, वो पूरे ड्रग पिक्चर का ताना बाना बुना हुआ है। ये मैंने लगभग अभी तक 30 के करीब ड्रग पिक्चर मैंने बना दिए हैं और इस सब में मैंने डिमॉन्स्ट्रेट आपको बहुत अच्छे से करा। अब क्योंकि बड़े ड्रग खत्म होने वाले हैं चैनल पे, बड़े ड्रग ज्यादा से ज्यादा होते हैं 50-100, अभी खैर 50-100 तो ड्रग पिक्चर नहीं हुए हैं, बट जो बड़ी बड़ी सबसे जो बड़ी घाक ड्रग होती हैं वो लगभग हमने निपटा दी हैं। अब आ रही है छोटी छोटी ड्रग। अब यहाँ पे एक चीज समझने की है बड़ी मजेदार, कि जो बड़ी ड्रग होता है उसके अंदर चलता है थीम, कि उसका कोई भी थीम होगा, वो थीम के इर्द गिर्द पूरी ड्रग पिक्चर को आप समझ के पढ़ सकते हैं। एज ए एपी सेंटर उसको आप कंसीडर करो और उसको पढ़ो तो आपको पूरी ड्रग पिक्चर समझ में आ जाएगी। एक तरीका तो पढ़ने का ये हो गया, पर ये तरीका है बड़ी ड्रग पिक्चर को पढ़ने का। बड़ी ड्रग पिक्चर को आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, पर छोटी ड्रग पिक्चर कोई छोटी सी ड्रग है, उतनी ज्यादा वेल प्रूवन नहीं है, उतने ज्यादा मार्केट में इसके सिम्टम नहीं है, उतनी ज्यादा कंडीशन पैथोलॉजिकल नहीं है जिसमें हम इसको यूज करते हैं। तो ऐसी ड्रग पिक्चर को बस उसका स्फीयर ऑफ एक्शन और पैथोफिजियोलॉजी एक्शन के तहत पढ़ लेना चाहिए, उससे भी आपको याद हो जाएगा। कहने का मतलब कोई जो ड्रग है वो दो जगह काम कर रही है। जैसे कि ये कोनियम को ही ले लो, अपनी जो कोनियम मैक्यूलेटम है, ये क्या है, इसके अंदर दो स्फीयर है बस। इसका एक काम होता है ब्रेन के ऊपर, ब्रेन के ऊपर क्या करती है माइंड, और ब्रेन माइंड पे नहीं ब्रेन पे काम करती है। याद रख लेना। कोनियम इज प्री इमिनेंटली अ न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन। कैसे पता चलता है कि कोनियम के अंदर वर्टाइगो के लिए हम यूज करते हैं। आप सबको पता है हम वर्टाइगो पे कोनियम देते हैं। आप सबको पता है वर्टाइगो एसोसिएटेड विथ लोकोमोटर अटेक्सिया, कि कोनियम का पेशेंट जो रहता है वो लोकोमोटर अटेक्सिया का पेशेंट रहता है, कि उसको अटेक्सिक प्रॉब्लम रहती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कि वो प्रॉपरली बैलेंस बना के चल नहीं पाता। और कोनियम के अंदर लोकोमोटर अटेक्सिया में सबसे प्रोमिनेंटली कौन सी चीज सामने आती है, लोकोमोटर अटेक्सिया विथ एसोसिएटेड विथ वर्टाइगो। क्योंकि इसके चलने में सबसे बड़ी अड़चन पता है क्या है, इसके चलने में सबसे बड़ी अड़चन है इसके चक्कर। इसको इतना चक्कर आता है कि इसके लिए चलना दूभर हो जाता है। तो ये इसका एक पहला स्फीयर ऑफ एक्शन हो गया। अब मैं आपको ये की बता रहा हूं, कुंजी दे रहा हूं, छोटे ड्रग पिक्चर को पढ़ना, क्योंकि बड़े ड्रग पिक्चर को विराट का ड्रग पिक्चर है तो उसकी कुछ 2-3 बातों का थीम आपने समझ लिया। आपने वो 2-3 बातों का थीम को बहुत लंबा समझा, मतलब इतना लंबा वो थीम होता है कई बार कि मैंने अपने कुछ वीडियो में सिर्फ थीम समझाने के लिए 15 से 20 मिनट दिए हैं वीडियो के शुरू के। और फिर होता क्या है, 20 मिनट में वो थीम समझ लिया, उसके बाद जल्दी जल्दी स्लाइड्स को पढ़ते हुए निकल गए। क्यों? क्योंकि थीम आपको ऑलरेडी समझा दिया गया। फिर आपको स्लाइड पढ़ के बता देते हैं, आपको क्लियर हो जाती है चीज। बट छोटे ड्रग पिक्चर को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि छोटी ड्रग को पढ़ने का नियम है, ये ड्रग कितनी जगह काम करता हूं मैं इसके साथ। देखो बात सुनो, जब हम बीएचएमएस पढ़ रहे होते हैं और हमको पेपर लिखने के लिए जाना होता है तब एक अलग पर्सपेक्टिव से मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं। और जब हम डॉक्टर बन जाते हैं और हमको मटेरिया मेडिका ऐसी पढ़नी है कि मैं इस मेडिसिन का यूज कर पाऊं, तो वो अपने आप वो हमको डाटा मिल जाता है। जैसे कोनियम की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं आपको इसी मेडिसिन से, क्योंकि अब आगे बहुत सारी छोटी छोटी मेडिसिन आनी है, उनका लिए आपको यही मेथडोलॉजी यूज करना है। तो पहला कोनियम का स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है भैया, इट इज अ न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन, न्यूरोलॉजी पे काम करती है। उसमें इसका मेन सिम्टम है लोकोमोटर अटेक्सिया एसोसिएटेड विद वर्टाइगो, ये पहला स्फीयर ऑफ एक्शन है। दूसरा स्फीयर ऑफ एक्शन है कोनियम एक ग्लैंडुलर मेडिसिन है, और ये बीइंग ग्लैंडुलर मेडिसिन इसका कैसा काम है भैया, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है।
जनरली ग्लैंडुलर मेडिसिन के अंदर हमने बात करी थी, कितनी ग्लैंडुलर मेडिसिन आज तक पढ़ ली हमने? कल्केरिया कार्प पढ़ी, हमने साइलिशिया पढ़ी, दोनों का स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन था, सेकेंडरी डिसऑर्डर ऑफ असिमिलेशन के विक्टिम थे। तो कल्केरिया कार्प के अंदर भी ग्लैंड बड़ी होती हैं, साइलिशिया में भी बड़ी होती हैं, वो सब बातें आप समझ गए। बट इसके अंदर ग्लैंडुलर जो मेडिसिन है, कोनियम मैक्युलेटम में जो ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट है वो सीधे सीधे कैंसरस हो सकता है। मतलब कहने का है कोनियम का जो स्फीयर ऑफ एक्शन में जो सेकंड चीज हम पढ़ते हैं वर्टाइगो और लोकोमोटर अटेक्सिया जो कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, उसके अलावा जो दूसरा स्फीयर है वो है कि साहब ये ग्लैंडुलर मेडिसिन है और ग्लैंडुलर मेडिसिन है और इसका कैंसरस डायथिसिस है। और यही कारण है इसका दूसरा स्फीयर ऑफ एक्शन जिसपे कोनियम हम सबसे फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं प्रैक्टिस में, वो है ब्रेस्ट ट्यूमर में, चाहे वो बिनाइन हो चाहे वो मैलिग्नेंट हो। वो है यूटेराइन फाइब्रॉइड में, चाहे वो बिनाइन हो चाहे वो मैलिग्नेंट हो। ठीक है ना? तो बस ये दो ही स्पीयर हैं और ये स्पीयर के इर्द गिर्द ही पूरा बकाया ड्रग पिक्चर आने वाला है कोनियम का। ठीक है ना? तो ये समझ लो कि यहाँ पे कोई थीम नहीं है, यहाँ पे बस दो स्पीयर ऑफ एक्शन है कि भैया प्रैक्टिस के अंदर, प्रैक्टिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिस में मेरे को कोनियम कितनी जगह यूज करनी पड़ती है, बस वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ और आप लोग उस चीज को समझ लो, रट लो और आपको कोनियम वहीं पे क्लियर हो जाएगी। तो पहला है न्यूरोलॉजिकली कहाँ पे इंडिकेटेड है भैया? लोकोमोटर अटेक्सिया एसोसिएटेड विद वर्टाइगो। वर्टाइगो इंपॉर्टेंट है। लोकोमोटर अटेक्सिया की तो बहुतेरी दवाएं हमारे पास। लोकोमोटर अटेक्सिया के नाम पे हमारे पास अर्जेंटम नाइट्रिकम है, हमारे पास जलसीमियम है, हमारे पास एल्यूमिना है, बहुत सी मेडिसिन है। बट वर्टाइगो के साथ लोकोमोटर अटेक्सिया इकलौता कोनियम में है। ठीक है, अपन आगे जब पॉइंट पे आएंगे, की नोट्स पे आएंगे तब पढ़ेंगे। और दूसरा स्पीयर इज कैंसर। कैंसरस डायथिसिस है और ग्लैंडुलर रेमेडी है। भैया कोई भी कैंसर की मेडिसिन, तब तक कोई मेडिसिन कैंसर की मेडिसिन नहीं हो सकती जब तक वो ग्लैंडुलर मेडिसिन नहीं होगी। आपको आगे कुछ और ड्रग में क्लियर हो जाएगा, ये आपको आगे क्लियर होगा। फाइटोलग का डिकेंड्रा में आगे आपको क्लियर होगा ये बात, पूरा का पूरा हाइड्रास्टिस कैनेडेंसिस पढ़ाऊंगा, वहां पे ये बात क्लियर हो जाएगा। और बाकी मेडिसिन में भी क्लियर हो जाएगा कि अगर मेडिसिन को कैंसर की एक अद्वितीय दवा बनना है तो वो एक थंब रूल है कि वो मेडिसिन ग्लैंडुलर होनी चाहिए, उसका ग्लैंड्स पे एक्शन होना चाहिए। तो इसका है, और इसलिए ये कैंसर और ट्यूमर जैसी कंडीशन, चाहे वो बिनाइन ट्यूमर हो चाहे वो मैलिग्नेंट कैंसर हो, उस पर ये इंडिकेटेड है। इसके अंदर हम ब्रेस्ट में देखते हैं यही चीज है ना, कैंसरस कंडीशन, आइदर बिनाइन ट्यूमर हो या कैंसरस वाकई में कैंसर हो चुका हो, तो ये ब्रेस्ट में भी दिखता है, ये यूटेरस में दिखता है। और ये तीसरी जगह एक और जगह दिखता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है कोनियम का, और वो है कि जहां पे भी प्रेशर पड़ता है और प्रेशर के कारण कैंसरस मैलिग्नेंट कंडीशन बनती है, कोनियम इज द मेडिसिन। कुछ एग्जांपल हैं इसके। महिलाएं यहाँ पे वो रेक्सिन का पर्स रखती हैं अपनी छाती में, ब्लाउज के अंदर, कई महिलाओं को उसके प्रेशर और कांटेक्ट से ब्रेस्ट में ट्यूमर और कैंसर हुआ है। जो ये दांत के अंदर जो ब्रेसेस लगते हैं लोगों को, वो ब्रेसेस के प्रेशर के कारण लोगों को बकल ओरल कैविटी का कैंसर हुआ है। तो जहां पे भी फॉल के कारण, ब्लो के कारण या मैकेनिकल प्रेशर के कारण कैंसर का ओरिजिन होता है, कोनियम इज द मेडिसिन। तो बस ये दो स्फीयर हैं इसके बस। अब ये इसी के इर्द गिर्द पूरा ड्रग पिक्चर है। अब दूसरी स्क्रीन पे आते हैं और डेढ़ पैड ड्रग पिक्चर की शुरुआत करते हैं। टारगेट रखा आधे घंटे में खत्म करनी है। अब आते हैं अपन दूसरी स्क्रीन पे। अब आ गए कोनियम ड्रग पिक्चर भाई साहब, है ना, कोनियम का ड्रग पिक्चर, कोनियम मैक ड्रग पिक्चर। पहला पॉइंट, पहला स्फीयर ऑफ एक्शन है ग्लैंडुलर एंड कैंसरस रेमेडी, ये बता चुका हूं मैं। फॉर स्क्रोफुलस एंड कैंसरस कॉन्स्टिट्यूशन विथ एनलार्ज्ड ग्लैंड, ये मैंने अभी बोली ये बात कि अगर एक कैंसर को, अगर एक मेडिसिन को कैंसर की दवा के रूप में साबित करना है अपने आप को, तो ये थंब रूल है कि उसको ग्लैंडुलर होना पड़ेगा पहले। वो जब तक ग्लैंडुलर अच्छी रेमेडी, ग्लैंडुलर रेमेडी नहीं बनेगी, वो कैंसर की दवा बन ही नहीं सकती अच्छी। तो यहाँ पे ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं। क्या? ग्लैंडुलर कैंसरस रेमेडी है और स्क्रोफुलस और कैंसरस कॉन्स्टिट्यूशन पे इंडिकेटेड है विथ एनलार्ज्ड ग्लैंड, जिनकी ग्लैंड्स बड़ी हो जा रही है ना, ग्लैंड सूज जा रही हैं, ग्लैंड्स हार्ड हो जा रही हैं। एवरी लिटिल कोल्ड कॉजेज द ग्लैंड टू बिकम हार्ड। हर एक ठंड का मौसम आता है और ग्लैंड को सुजा करके जाता है, वो हार्ड हो जाती हैं और सोर हो जाती हैं। सो ग्लैंडुलर इंड्यूरेशन ऑफ स्टोनी हार्डनेस, कल्केरिया फ्लोर इज द अदर मेडिसिन। ये कोनियम में देखते हैं हम, जो कल्केरिया फ्लोर का की नोट भी है
कि ग्लैंड कैसी कड़क हो जाती है, ग्लैंड्स ऑफ द स्टोनी हार्डनेस, पथरीली पत्थर जैसी कड़क। और जब भी कोई ग्लैंड कभी कोई ग्लैंड के अंदर अगर इस तरह का इंड्यूरेशन हो गया है, इंड्यूरेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन की सुपीरियर स्टेज को इंड्यूरेशन बोलते हैं। इंड्यूरेशन हमने कई मेडिसिन में पढ़ा, इंड्यूरेशन हम लोगों ने पढ़ा था आर्सेनिक एल्बम में, हमने इंड्यूरेशन को पढ़ा लेकेसिस के अंदर, है ना। इंड्यूरेशन को हमने कई मेडिसिन के अंदर पढ़ा, इंड्यूरेशन को हमने साइलिशिया के अंदर भी पढ़ा, इंड्यूरेशन को हमने मर्कसोल के अंदर भी पढ़ा। तो जब इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस होती है और इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस के अंदर हार्डनिंग बढ़ती जाती है, हार्डनिंग, वो हार्ड होता जाता है, कर्रा होता जाता है, स्टोनी हार्डनेस का हो जाता है, तो उस इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड विथ हार्डनेस को हम बोलते हैं इंड्यूरेशन। और भाई साहब हार्डनेस जो है ना, वो लाइफ में कुछ ही जगह काम की होती है, ठीक है ना। ग्लैंड के सिस्टम में कड़क होना, हार्ड होना इज नॉट गुड साइन, है ना, क्योंकि ग्लैंडुलर हार्डनेस ऑफ द स्टोनी हार्डनेस जो रहती है वो सीधा सीधा मैलिग्नेंसी की तरफ इशारा करती है, ये याद रख लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे कवि यही बोल रहा है कि ग्लैंडुलर इंड्यूरेशन ऑफ स्टोनी हार्डनेस, अदर मेडिसिन कल्केरिया फ्लोर, ठीक है। और कहाँ पे होता है ये ग्लैंडुलर इंड्यूरेशन ऑफ स्टोनी हार्डनेस, ब्रेस्ट में होता है, या फिर मेमेई भी बोलते हैं इसको, है ना। एंड ऑफ द टेस्टिकल्स होता है इन द पर्सन ऑफ द कैंसरस टेंडेंसी। एक बात बताऊं क्या, जैसे साइलिशिया, आपको फिस्चुला सर्च करोगे तुम, अगर कोई भी अंग में अंड बंड उठा करके फिस्चुला टाइप कर दो कंप्लीट डायनेमिक्स में, कोई भी अंग का, कोई भी सर से लेके पैर तक जितने चैप्टर हैं, अगर तुमने फिस्चुला टाइप करा है 90% चांसेस हैं कि फिस्चुला और साइनस में साइलिशिया तुमको दवा मिलेगी। उसी तरीके से अगर तुमने रिपर्टरी के अंदर कंप्लीट डायनेमिक्स में बोन के अंदर कैरीज टाइप करा, और कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी बोन में, कान की बोन से लेके तो हर सर की बोन से लेके तो हिप जॉइंट से लेके तो टीबिया से लेके कोई भी बोन टाइप करोगे तुमको साइलिशिया मिलेगी। उसी तरह से अगर आप कैंसर टाइप करते हो ना, किसी भी बीमारी के कैंसर, कोई भी चैप्टर उठा लो, आंख का कैंसर, मुंह का कैंसर, नाक का कैंसर, मोर देन 50% रूब्रिक कैंसर के अंदर आपको कोनियम मैक्युलेटम मिलेगी। ये इतनी इंपॉर्टेंट कैंसरस डायथिसिस की मेडिसिन है। और क्योंकि ये कैंसरस डायथिसिस की मेडिसिन है, इस बात के बारे में कोई जिरह करने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर ग्लैंडुलर कैरेक्टर भी है, क्योंकि ये ग्लैंडुलर रेमेडी थी तभी ये कैंसर की अच्छी दवा बनी, ठीक है। पेनफुल ग्लैंडुलर इंड्यूरेशन, पेनफुल ग्लैंडुलर इंड्यूरेशन रिजल्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेन और स्ट्रेस और ब्लो और प्रेशर। ये मैंने बताया अभी आपको, मैंने पर्स का एग्जांपल दिया कि जो ब्रेस्ट में ब्लाउज के अंदर महिलाएं पर्स खोस के रखती हैं, कई लोगों को दांतों के अंदर ब्रेसेस लगते हैं, कई लोगों को दांत के अंदर ब्रिज लगता है। वो ब्रिज कई बार बक्कल कैविटी के बक्कल वाले गाल के चीक के ऊपर प्रेशर डालता है, और इस तरह के मैकेनिकल स्ट्रेन के कारण, प्रेशर के कारण, ब्लो के कारण कई बार मुक्का पड़ने पे कैंसर हमने देखा है, हमने सुने हैं ऐसे केसेस कि किसी को ब्रेस्ट में एकदम से चोट लगी, गिर गई, तो वहां पे कैंसर का डेवलपमेंट हो गया। ऐसा जो होता है कैंसर, खासकर कोई मैकेनिकल स्ट्रेन, मैकेनिकल स्ट्रेस, है ना, कोई मैकेनिकल ब्लो, फॉल या प्रेशर की वजह से अगर कोई ग्लैंडुलर इंड्यूरेशन हो रहा है, और वो ग्लैंडुलर इंड्यूरेशन अल्टीमेटली भविष्य में कैंसर तक जा रहा है, मैलिग्नेंसी तक जा रहा है, तो ये सिर्फ इकलौती एक मेडिसिन इसकी पूरी मटेरिया मेडिकम है, वो कोनियम मैक्युलेटम है। तो यहाँ पे कभी यही बात बोल रहा है, पेनफुल ग्लैंडुलर इंड्यूरेशन रिजल्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेन और स्ट्रेस और ब्लो और प्रेशर, ट्यूमर और ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट। अब क्या क्या हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है भाई ये मैकेनिकल प्रेशर के कारण, मैकेनिकल कॉज के कारण ट्यूमर हो सकता है, ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट हो सकता है, या कैंसर हो सकता है, या मैलिग्नेंसी हो सकती है एज अ रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल ब्लो और प्रेशर। इकलौती मेडिसिन है, कोई दूसरी मटेरिया मेडिका में, दवा में ये बात नहीं लिखी है, समझ लेना अच्छे से। व्हाट कोनियम इज टू ग्लैंड, जो वैल्यू कोनियम रखती है ग्लैंड्स और ग्लैंडुलर सिस्टम के लिए, वो सेम वैल्यू एकोनाइट रखती है हार्ट और आर्टेरियल सिस्टम के लिए। बस ये एक लाइन और एक स्टेटमेंट से हम समझ सकते हैं कि भाई ग्लैंडुलर सिस्टम के लिए कोनियम कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अब ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा, इसके अलावा अब मेरे को, मैं पूरा ड्रग पिक्चर, पूरी 200 दवाएं खत्म करूंगा ना, तब एक हम चर्चा रखेंगे लाइव स्ट्रीम पे इसी चैनल के ऊपर,
और मैं पूछूंगा आपको कि कोई और मेडिसिन में क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है इतना सीधा सीधा और इतना इंपॉर्टेंट कि व्हाट कोनियम इज टू ग्लैंड एंड ग्लैंडुलर सिस्टम, एकोनाइट हैज द सेम वैल्यू फॉर द हार्ट एंड आर्टीरियल सिस्टम। एकोनाइट का जो काम हार्ट और आर्टीरियल सिस्टम में एकोनाइट क्या करती है, टेंशन पैदा करती है, आर्टीरियल टेंशन पैदा करती है, जो कि उसका कीनोट है। टेंशन इज द कीनोट ऑफ एकोनाइट। तो जो वैल्यू एकोनाइट हार्ट और आर्टीरियल सिस्टम के लिए जो वैल्यू रखती है, सेम वैल्यू रखती है कोनियम फॉर द ग्लैंड एंड ग्लैंडुलर सिस्टम। इससे हमको पता चलेगा, ठीक है ना। तो अभी हम ग्लैंड्स के ऊपर है, हमने 2 स्फीयर ऑफ एक्शन आपको बताए थे। पहला बोला था कि ग्लैंडुलर एक्शन है, ग्लैंड्स के ऊपर काम करती है और कैंसर तक करा देती है, इतना खतरनाक काम करती है ग्लैंड पे। दूसरा जो एक्शन है वो अपने को आगे के पॉइंट में आ जाएगा। बस ये 2 ही स्पीयर हैं इसके, इसलिए छोटी मेडिसिन है, इसलिए मेरे को उम्मीद है जल्दी खत्म हो जाएगी। चलो करता हूँ। कैंसरस डायथिसिस है इसका डायथिसिस क्या है, कैंसरस डायथिसिस की मेडिसिन है। इसका कौन सा डायथिसिस है, कैंसरस, ग्रोथ ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर इनवाइट्स इट। जब भी हमको कैंसरस ग्रोथ दिखती है कहीं पे, जब भी हमको ट्यूमर की ग्रोथ दिखती है कहीं पे, खासकर ट्यूमर ऑफ द स्टोनी हार्डनेस, दैट इनवाइट्स कोनियम। ठीक है। 5वां की नोट, ये हमारा अगला की नोट है। जो हमने पहला की नोट बताया था उसमें की नोट नहीं बताया था, ये दूसरा स्फीयर ऑफ एक्शन है। पहला स्फीयर ऑफ एक्शन हमने यही बात करी थी कि सब ग्लैंडुलर रेमेडी है, कैंसर भी कराती है ना। दूसरा स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है, वर्टाइगो एंड लोकोमोटर अटेक्सिया ऑन टर्निंग द हेड। ये दूसरा स्फीयर ऑफ एक्शन है। इसका क्या होता है, चक्कर आते हैं। चक्कर इंपॉर्टेंट है, देखो लोकोमोटर अटेक्सिया नहीं है इंपॉर्टेंट। जैसे वो बोलता है ना, वो मिर्जापुर के अंदर जो सेकंड सीजन के अंदर या फर्स्ट सीजन में, वो जब वो जो चीफ मिनिस्टर उसको मुन्ना भैया को चांटा मार देता है तो बोलता है, बोले चूतिया है तुम्हारा लड़का, बोले चूतिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी वही चीज है, लोकोमोटर अटेक्सिया लिख दिया इन लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वर्टाइगो है एसोसिएटेड विथ लोकोमोटर अटेक्सिया, वो यहाँ पे इसको यूनिक बना रहा है भाई साहब। ठीक है, कि वर्टाइगो एंड लोकोमोटर अटेक्सिया ऑन टर्निंग द हेड। जब तक घोड़े जैसा सीधा देख रहा है तब तक जिंदगी में कोई समस्या नहीं है, कोई लोकोमोटर अटेक्सिया नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे ही सर घुमाया जर्रा सा, लीस्ट मोशन ऑफ टर्निंग द हेड से ऐसा चक्कर आएगा ना कि अगर चलते चलते इस बंदे ने अपना सर घुमा दिया तो इसको इस कदर वर्टाइगो जनरेट होंगे और इस कदर लोकोमोटर अटेक्सिया, इसका अटेक्सिया प्रेसिपिटेट होगा कि इसके लिए एक दूसरा अगला कदम जमीन पे रखना बिना गिरे इसके लिए असंभव हो जाएगा। बस यही बात लिखी है यहाँ पे। तो फॉर पेशेंट हु कैन नॉट टर्न हिज हेड अ लिटिल बिट विदाउट स्टैगरिंग एंड फॉलिंग, कि अगर ये चल रहा है तो आंख की सीध में देख के चलेगा सामने बिल्कुल घोड़े जैसा, और अगर इसने दाएं बाएं कहीं देखा तो ही कुड नॉट टर्न हिज हेड अ लिटिल बिट विदाउट स्टैगरिंग, मतलब लड़खड़ाए, एंड फॉलिंग ड्यूरिंग द वॉकिंग, चलने के दौरान बिल्कुल जरूरत नहीं करेगा दाएं बाएं देखने की, क्योंकि हेड टर्न करने पे चक्कर आ जाएंगे, लड़खड़ाएगा, गिर जाएगा। तो वॉक्स विद द हेड स्ट्रेट इन द फ्रंट, ये भी बता चुका हूँ, घोड़े जैसा चलेगा बिल्कुल सामने देख के, दाएं बाएं नहीं देखेगा। विदाउट टर्निंग इट बिकॉज टर्निंग हेड कॉजेज वर्टाइगो, सर घुमाने से आते हैं वर्टाइगो और स्टैगरिंग हो जाती है, मतलब ये लड़खड़ा जाता है, टपकने के चांसेस है। दूसरा स्लाइड है ना, मैं थोड़ा नीचे आ जाऊं आप लोगों के व्यू में बाधक ना बनता हुआ। ठीक है, अब ये आ गया नर्वस रेमेडी पर एक्सीलेंस। अब यही चीज तो नर्वस रेमेडी बनाए दे रही है इसको, क्योंकि पहला स्फीयर ऑफ एक्शन था ग्लैंडुलर रेमेडी है, दूसरा स्फीयर ऑफ एक्शन था न्यूरोलॉजिकल ब्रेन, तो नर्वस रेमेडी बन गई इसके लिए। यही दूसरा की नोट है, नर्वस रेमेडी पर एक्सीलेंस। From above symptom of vertigo and locomotor ataxia, it is clear that it is a great nervous remedy as well. ये भी मैं बता चुका हूँ, ये तो इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। लोकोमोटर अटेक्सिया एंड वर्टाइगो विथ डिफिकल्ट गेट। गेट क्या होता है, चलने के लहजे को गेट बोलते हैं। क्या कहते हैं गेट, मतलब कोई बंदा जब चलता है ना तो उसके चलने के लहजे को गेट बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर लोकोमोटर अटेक्सिया और वर्टाइगो विथ डिफिकल्ट गेट, इसके चलने का लहजा बहुत डिफिकल्ट है। क्यों, क्योंकि इसको लोकोमोटर अटेक्सिया और चक्कर आते हैं। ट्रेम्बलिंग, कांपता है। सडन लॉस ऑफ स्ट्रेंथ वाइल वॉकिंग, जब चल रहा है एकदम से सडनली स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगी। क्यों, चक्कर आ रहे हैं भाई, ट्रेम्बलिंग हो रही है, लोकोमोटर अटेक्सिया हो रहा है।
सच कंडीशन आर ऑल्सो फाउंड इन द डिएबिलिटी ऑफ द ओल्ड पीपल। और हम बुजुर्गों में ये चीज बहुत फ्रिक्वेंटली देखते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि आपको चक्कर आए, आपको लोकोमोटर अटैक्सिया हो, कोई पैथोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीज के कारण तो ही ये देंगे। भैया बुजुर्गों में ये आमतौर पे हम देखते हैं, क्या देखते हैं, डिएबिलिटी ऑफ ओल्ड पीपल। जो टाइम होता है टाइम ऑफ वीकनेस, लैंगर एंड वीकनेस का, ठीक है ना, टाइम ऑफ वीकनेस रहता है, वीकनेस का समय रहता है बुढ़ापा। अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि BPPV मतलब बी फॉर बिनाइंग पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो, BPPV पे मेरा एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें भी मैंने कोनियम बताई है मेडिसिन, याद रखना। तो अब ये क्या हो रहा है कि इसके साथ दिक्कत पता है क्या हो रही है कि जब भी ये सर घुमाता है, इसके वर्टाइगो की खासियत क्या है, इसको वर्टाइगो आते हैं ऑन टर्निंग द हेड। तो जब टर्निंग द हेड, हेड टर्न करने पे वर्टाइगो आते हैं, तो ये पोजीशन जब अपने सर की चेंज करेगा तब भी इसको वर्टाइगो आएंगे। जैसे कि अगर ये लेटा है तो लेट के एकदम से उठेगा तो सर घूमेगा, फिर अगर इसने सर को एकदम उठने के बाद घुमाना बंद कर दिया तो बस उतनी देर के लिए घूमेगा, और जैसे ही इसने स्थिर करा वो सही हो जाएगा, फिर वो सही रहेगा। जब तक ये बैठा है तब तक ठीक रहेगा। फिर जब ये खड़ा होगा तो जैसे ही ये खड़ा हुआ तो इसकी पोजीशन चेंज हुई, फिर इसको चक्कर आएंगे, और खड़ा रहेगा, कुछ देर खड़ा रहेगा तो बंद हो जाएंगे। तो वर्टाइगो तो एक फीचर है ही इस मेडिसिन का कि भैया वर्टाइगो आते हैं ऑन टर्निंग द हेड, प्लस हेड के लीस्ट मोमेंट पे जो चक्कर आते हैं वो कहीं ना कहीं इस मेडिसिन को इंडिकेट करते हैं बिनाइंग पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो या फिर BPPV पे। ठीक है, ये किसी किताब में नहीं लिखा, ये कोई किताब में ऐसा नहीं लिखा कि BPPV पे। BPPV तो रुब्रिक ही नहीं है हमारी मटेरिया मेडिकल रिपर्टरी में, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्योंकि जो टर्निंग हेड पे जो एग्रेवेशन है इसके वर्टाइगो का, जो हम जनरली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में लोकोमोटर अटैक्सिया में देखते, जब तक ये सीधा चल रहा है कोई अटैक्सिया नहीं है, जैसे ही इसने सर घुमाया इसको चक्कर आएंगे, अटैक्सिक हो जाएगा। वही चीज मोमेंट ऑफ हेड पे टर्न करने पे वर्टाइगो का पैदा होना, कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है ये BPPV की मेडिसिन इसको बनाता है। और हमने खुद क्लिनिकल कंसल्टेशन में, अपने टेली कंसल्टेशन में सैकड़ों केस इससे ठीक करे हैं, इसलिए मैं ये चीज यहाँ डाले दे रहा हूँ। तो अगला की नोट क्या हो गया, BPPV एंड वर्टाइगो स्पेशली व्हेन लाइंग डाउन, जब एकदम से लेटता है तो आते हैं, और टर्निंग द हेड, vertigo on changing the position, which is the characteristic of BPPV on turning the head to left, moving the head slightly causes vertigo, ठीक है, एंड वर्टाइगो ऑफ द ओल्ड पीपल। तो ये मिला करके वर्टिगो नाम का जो प्रॉब्लम है ना, वो आते हैं ना पेशेंट, आपके पास पेशेंट आते होंगे, सीधे आते से क्या बोलते हैं, साहब वर्टिगो का प्रॉब्लम है, वर्टिगो का प्रॉब्लम है, वर्टिन 16 खा रहे हैं इतने साल से, एस्टिमेटिल खा रहे हैं इतने साल से। वो जितने वर्टाइगो के केस है ना वो इसको इंडिकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि नर्वस रेमेडी बन गई है पर एक्सीलेंस। क्यों? क्योंकि उसमें लोकोमोटर अटैक्सिया स्पेशली ऑन टर्निंग द हेड पे एसोसिएटेड विद द वर्टाइगो है, और वहां पे लोकोमोटर अटैक्सिया को अगर हटा दें और सिर्फ वर्टाइगो को कंसीडर करें तो वर्टिगो की भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। एंड दिस इज येट अनदर स्फीयर ऑफ एक्शन जो कि अगेन न्यूरोलॉजिकल ही है, न्यूरोलॉजिकल पैथोलॉजी का है। तो ये हो गई क्या साहब, BPPV और वर्टाइगो हो गया। इसका एक की नोट, ये इसका बहुत बड़ा की नोट फीचर है। 8वां की नोट, इफेक्ट ऑफ द एब्स्टिनेंस। व्हाट इज एब्स्टिनेंस? अपने आप को सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रखने को इच्छा शक्ति लगा के हम एब्स्टिनेंस बोलते हैं। आई बात समझ में? इसको कहते हैं एब्स्टिनेंस। तो बैड इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ एब्स्टिनेंस और सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर। अब यहाँ पे दो बातें आप एक बात समझो। दो बातें ये हैं कि या तो वाकई में इस व्यक्ति की सेक्सुअल डिजायर सप्रेस हो रही है, कई बार होते हैं ऐसे केसेस। कैसे केसेस है मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि न्यूली मैरिड कपल है, एकदम न्यूली मैरिड, ताजा शादी हुई, उसमें से कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट के अंदर दोनों में से कोई एक एक्सपायर हो गया। अगर फीमेल एक्सपायर हुई तो भाई ऑब्वियस बात है उनकी रिप्रोडक्टिव एज थी, न्यूली मैरिड थे, तो मेल जो बचा उसके अंदर वाकई में सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर हो जाएगा क्योंकि उसका पार्टनर नहीं रहा। और वाइस वर्सा, अगर फीमेल है, मेल चला गया किसी कारण से, तो फीमेल के अंदर सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर होगा। ये ओरिजिनल फिनोमिना है, ये जेन्युइन केस है ना। दूसरा जो केस बनता है यहाँ पे वो ये बनता है कि इतना ज्यादा मात्रा में सेक्सुअल डिजायर का वो हो रहा है, बन रही है, इतनी ज्यादा मात्रा में सेक्सुअल डिजायर पैदा हो रही है शरीर के अंदर
कि उसको कितना ही सेटिस्फाई तुम कर रहे हो फिर भी उसका सप्रेशन ही हो रहा है, वो फुलफिल ही नहीं हो रही है। ये दोनों केस होंगे, और अगर ये दोनों केस हैं तो दोनों का कोटा सेम लगेगा, सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर। सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर की वजह से बहुत सारी चीजें घटित हो सकती, क्योंकि इससे एक माइंड के अंदर एक ग्लिच पैदा होता है, और वो जो माइंड के अंदर ग्लिच पैदा हो रहा है वो अल्टीमेटली फिजिकल बॉडी पे सिम्टम पैदा कर सकता है। और ये कोनियम मैक्यूलेटम इकलौती मेडिसिन है पूरी मटेरिया मेडिका में जिसके अंदर ये कीनोट लिखा हुआ है। एक बार और पढ़ते हैं इसको। इफेक्ट ऑफ एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस मतलब सेक्स करने से अपने आप को रोकने की कई लोग इच्छा कर लेते हैं। ये आजकल के लौंडे लपाटों में ये चीज हम देख रहे हैं, जो ये एब्सटिनेंस वाली चीज है। ये लड़के आते हैं, नाइटफॉल हो रहा है भयंकर, रोज के रोज घड़े फूट रहे हैं रात में उनके, ठीक है, रोज के रोज नाइटफॉल हो रहा है। अब हम पूछते हैं भैया मास्टरबेट आप करते हैं क्या? तो लड़का क्या बोलता है, नहीं सर मैंने आज तक मास्टरबेट नहीं करा। ये क्या है? ये एक प्रकार का वो एब्सटिनेंस है। मैं ब्रह्मचर्य उसने पता नहीं क्यों सोच लिया मैं पालन करूंगा, और मेरे को ये समझ से बाहर है कि यार एक लड़का है, वो लड़का नहीं जो मास्टरबेट ना करता हो। देखो टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसा नहीं है कि यार यू आर प्रमोटिंग द मास्टरबेशन, भैया नेचुरल प्रक्रिया है ये, ठीक है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। और ये एक प्रकार का कन्वीनियंस ऊपर वाले ने उस प्रक्रिया के थ्रू दिया है कि आपका प्रेशर कुकर ना फट जाए, तो थोड़ा आप प्रेशर को रिलीज कर लेते हो। आजकल की डेट में ऐसे लड़के हम देख रहे हैं क्योंकि उनको बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उनको रोज के नाइटफॉल हो रहे हैं, और हम पूछते हैं मास्टरबेशन करते हो? नहीं सर वो तो रात में नाइटफॉल होता है, मास्टरबेशन तो मैं करता ही नहीं। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का एब्सटिनेंस है। एब्सटिनेंस मतलब ब्रह्मचर्य का पालन, अपने आप को जबरदस्ती कंपेल करना उसका पालन करने के लिए कि नहीं मैं सेक्स नहीं करूंगा, नहीं मैं मास्टरबेट नहीं करूंगा, नहीं मैं कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होऊंगा। जब उसका साइकोलॉजिकल या फिजिकल इफेक्ट होता है तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द इफेक्ट ऑफ एब्सटिनेंस एंड सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर correspond to the effect or bad effect of the suppressed sexual desire and non gratification of the sexual instinct। जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है बॉडी के अंदर, उसको किसी भी तरह से ग्रेटिफिकेशन उसका ना होना पाना, दैट इज व्हाट इज नोन एज द नॉन ग्रेटिफिकेशन ऑफ द सेक्सुअल इंस्टिंक्ट। इसके कारण जो बैड इफेक्ट है, कोनियम इकलौती मेडिसिन है। 9वां पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाला है, और आप अगर प्रैक्टिशनर हैं आपको याद आ जाएगा। बिनाइंग हाइपरट्रॉपी ऑफ प्रोस्टेट इन द ओल्ड एज, इंटरप्टेड फ्लो ऑफ यूरिन ड्यूरिंग द यूरिनेशन। जब सूसू करते हैं तो बुजुर्गियत में, बुजुर्गवार जो हमारे जितने हैं ओल्ड एज लोग हैं, उनके अंदर ये सिम्टम दिखता है कि बिनाइंग हाइपरट्रॉपी हो जाती है ओल्ड एज में, और इंटरप्टेड फ्लो होता है ड्यूरिंग द यूरिनेशन। फ्लो इंटरमिट्स मतलब थोड़ा यूरिन का फ्लो हुआ, और इंटरमिट्स मतलब रुक जाता है, एंड देन स्टार्ट्स अगेन। दूसरी मेडिसिन है थूजा, पूरी मटेरिया मेडिका में मेन मेडिसिन है थूजा। ये क्यों होता है? इन द प्रोस्टेटिक ट्रबल ऑफ द ओल्ड एज, बुजुर्गों के प्रोस्टेटिक ट्रबल में हम ये बहुत फ्रिक्वेंटली देखते हैं। एंड बाय द गॉड्स ग्रेस आफ्टर थूजा एंड आफ्टर बेराइटा कार्ब एंड आफ्टर पल्सेटिला, मेरे ख्याल में जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है क्लिनिकली और मेरे एक्सपीरियंस से फॉर द बिनाइंग हाइपरट्रॉपी ऑफ द प्रोस्टेट इन द ओल्ड पीपल, दैट इज कोनियम मैक्यूलेटम। और इसलिए ये 9वें नंबर के की नोट पे डाला हूं ये पॉइंट में। 10वां की नोट, जो कि पहले ही बात हो चुकी है, कैंसरस अफेक्शन ऑफ वुमन, महिलाओं के कैंसर का अफेक्शन। अब अगर मैं वुमन की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियस बात है मैं या तो ब्रेस्ट ट्यूमर या ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहा हूं, या मैं यूटेराइन ट्यूमर और यूटेराइन कैंसर की बात कर रहा हूं। इसलिए मैंने इसको कैंसरस अफेक्शन ऑफ वुमेन एक नया मैंने एक हेडिंग डाला है, एक की नोट डाला है। क्यों? क्योंकि हम कहाँ पे कोनियम यूज करते हैं, मेरे जितने भी लाइव स्ट्रीम देखने वाले, जितने भी डॉक्टर जो मुझे फॉलो करते हैं, जो लाइव पे रहते हैं, जो हमारे ग्रुप के ऊपर हैं व्हाट्सएप, उनको सबको पता है कि माय फेवरेट प्रिस्क्रिप्शन फॉर द ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट का, जो मेरा फेवरेट पर्चा है ब्रेस्ट ट्यूमर का, वो है कोनियम एंड कल्केरिया कार्ब इन द 30 पोटेंस। उसी तरह से यूटेराइन फाइब्रॉइड के अंदर जो मेरा फेवरेट प्रिस्क्रिप्शन, वो फेवरेट 3 मेडिसिन है, वो है कोनियम, कल्केरिया कार्ब, फास्फोरस। तो इसलिए कैंसरस अफेक्शन ऑफ वुमन ये कीनोट बन जाता है। ऑफ वुमन ऑफ स्क्रॉफलेस कॉन्स्टिट्यूशन, इन वुमेन्स का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? स्क्रॉफलेस कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन स्क्रॉफलेस है तभी तो ये ग्लैंडुलर रेमेडी बनी, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन इसका स्क्रॉफलेस होता, ना ये ग्लैंडुलर रेमेडी बनती, ना ही फिर ये कैंसरस डायथिसिस होता, ना ही ये कैंसरस मेडिसिन बनती। कॉन्स्टिट्यूशन विद द स्क्रॉफलेस कॉन्स्टिट्यूशन विद स्कैंटी मेंसेज एंड कैंसर एंड ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट, इसलिए मैं पॉइंट अलग से डाला हूँ और उसमें सब आ जाता है।
यूटेरस का कैंसर, यूटेरस का ट्यूमर, यूटेरस के फाइब्रॉइड, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, सबसिरोसल फाइब्रॉइड, ब्रेस्ट के अंदर ब्रेस्ट ट्यूमर, ब्रेस्ट के अंदर नोड्स, गठाने फटाने सब आ जाती हैं उसके अंदर, और ब्रेस्ट का कैंसर भी आ जाता है उसके अंदर। आ गई मेरी बात समझ में? अगला की नोट, मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊं आप लोगों की सहूलियत के लिए, आ गया मैं, ठीक है। सोरनेस, हार्डनेस एंड टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग मेंसेस, भैया माफ कर देना, मार मत देना मेरे को, ये ड्यूरिंग लिखा है, आर भूल गया लगाना, ठीक है। क्या है साहब, ये भी मैंने एक लक्षण है, और ये भी क्लिनिकली आप सब लोग जानते हैं जितने पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, हम ये यूज करते हैं। क्या है सिम्टम? सोरनेस, हार्डनेस एंड टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग मेंसेस, ये अक्सर हमको कंप्लेंट आती है। ये ऐसे भी कंप्लेंट होती है, मेस्टाइटिस की कंडीशन हो जाती है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेस्ट। तो जब भी पीरियड आने वाला रहता है, ब्रेस्ट उसके हार्ड हो जाते हैं, सोर हो जाते हैं और टेंडर हो जाते हैं, छूने पे दर्द होता है, मूवमेंट पे दर्द होता है। और ये कंडीशन हम कब देखते हैं? ये कंडीशन हम तब भी देखते हैं जब ब्रेस्ट के अंदर कोई ट्यूमर हो गया है। तो क्या होता है, जब जैसे ही मेंसेस का टाइम आता है, वो ट्यूमर जागृत हो जाता है, वो उसके अंदर सोरनेस हो जाती है, हार्डनेस हो जाती है, और वो ट्यूमर में टेंडरनेस हो जाती है, फलस्वरूप उसको पेन होने लगता है। अदर मेडिसिन इज कल्केरिया कार्ब। और ये सब कब होता है? जब मेंसेस आने वाले होते हैं, बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। और जैसे ही मेंसेस गए, ये बंद हो जाता है। कोनियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन, है ना। In such female, breast becomes sore, hard and painful, especially during menses. Other medicine Calcarea carb बता चुका हूँ। Which is a strong indication of conium? भैया बहुत strong indication है conium का। Also ये also लिखा है, also indicated in the ill effect and even the tumor and even the cancer from the heart to the breast or from fall or blow। जो मैंने कैंसर वाले पॉइंट में बताया, ये किस एक अजीब प्रकार के कैंसर में इंडिकेटेड है मेडिसिन कि कैंसर ड्यू टू द फॉल, गिर जाने के कारण, चोट लग जाने के कारण, ब्लो के कारण, है ना, कोई मैकेनिकल स्ट्रेस के कारण, मैकेनिकल प्रेशर या मैकेनिकल स्ट्रेन की वजह से। तो वही बात है कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ब्रेस्ट को लेके इस पॉइंट में बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं कि भैया ब्रेस्ट जो होते हैं उसके अंदर सोरनेस, हार्डनेस और टेंडरनेस हो जाती है जब उसका पीरियड आने वाला होता है। और ये पॉइंट इसलिए हमने इसी पॉइंट में बता दिया कि ये ना कि सिर्फ मेस्टाइटिस में इंडिकेटेड है या फिर ब्रेस्ट ट्यूमर में इंडिकेटेड है। इन सच फीमेल ब्रेस्ट बिकम सोर, हार्ड एंड पेनफुल स्पेशली ड्यूरिंग मेंसेस। ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है बात इंडिकेटेड, इसके आगे बात जाती है भैया कैंसर तक। कब? ऑल्सो इंडिकेटेड इन द इल इफेक्ट एंड इवन ट्यूमर एंड इवन कैंसर तक की बात है। फ्रॉम हर्ट, हर्ट मतलब चोट लगना, ऑन द ब्रेस्ट फ्रॉम फॉल्स या ब्लो, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता दे रहा हूं। 12वां की नोट, इट वेरी ग्रेटली कवर्स द नर्वस फिनोमिना एज असेंडिंग पैरालिसिस। अब ये हमने बताया ना आपको कि दो ही तो स्फीयर है भाई मेडिसिन के, पहला नर्वस फिनोमिना, न्यूरोलॉजिकल फिनोमिना इन द फॉर्म ऑफ वर्टाइगो, लोकोमोटर एटेक्सिया, और दूसरा इसके अंदर भैया ग्लैंडुलर मेडिसिन है, तो ग्लैंड्स को अफेक्ट करती है, कैंसर तक पैदा करती है। तो बस वही बात हो रही है कि इट वेरी ग्रेटली कवर द नर्वस फिनोमिना एज असेंडिंग पैरालिसिस, दूसरा लोकोमोटर एटेक्सिया एंड वर्टाइगो, एज प्रोमिनेंटली एज ग्लैंडुलर अफेक्शन। मतलब ये नर्वस अफेक्शन, कौन कौन से नर्वस अफेक्शन? असेंडिंग पैरालिसिस, लोकोमोटर एटेक्सिया और वर्टाइगो को उतना ही प्रॉम्प्टली एड्रेस करती है और उतना ही प्रॉम्प्टली इंडिकेटेड है जितना प्रॉम्प्टली इंडिकेटेड है इन द ग्लैंडुलर अफेक्शन एंड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। दीज टू फीचर शुड बी कंसीडर्ड फॉर द चॉइस ऑफ कोनियम एज अ रेमेडी। और प्रैक्टिस के दौरान ओनली ये दो ही स्फीयर ऑफ एक्शन है जहां पे आपको अपनी रोजमर्रा की प्रैक्टिस में कोनियम को यूज करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? अगला की नोट, इन्फिल्ट्रेशन। ये थोड़ा बताना जरूरी है कि इन्फिल्ट्रेशन मतलब हार्डनिंग की बात हो रही है कि जब भी कोई इन्फ्लेमेशन चालू हुआ, इन्फ्लेमेशन के अंदर जब वो इन्फ्लेम्ड पार्ट के अंदर कड़क पड़ने लगेगा, हार्डनिंग हो जाएगी, उसको हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन। और अल्टीमेटली यही इन्फिल्ट्रेशन कैंसरस इन्फिल्ट्रेशन में बदल जाएगा और यही कैंसरस इन्फिल्ट्रेशन आगे जा करके फ्रैंक कैंसरस इंड्यूरेशन, कैंसरस अल्सरेशन में या कैंसर के अंदर तब्दील हो जाएगा। बस यही बात बताना चाहता है कभी इस पॉइंट में, और इसको मैंने कीनोट बनाया है कि इन्फिल्ट्रेशन कैसा इन्फिल्ट्रेशन भैया, इन्फिल्ट्रेशन कैंसरस इन्फिल्ट्रेशन, कैसा इन्फिल्ट्रेशन, कैंसरस इन्फिल्ट्रेशन की मेडिसिन है।
इट हैज इन्फिल्ट्रेशन इन द डीप सीटेड डिजीज, कि जो डीप सीटेड डिजीज हैं जैसे कि ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया या फिर यूटेराइन ट्यूमर हो गया या फिर ब्रेस्ट में कैंसर हो गया एसोसिएटेड विद द अल्सरेशन, या यूटेरस के अंदर कैंसर है जहाँ पे ट्यूमर भी है, कैंसरस ग्रोथ भी है, अल्सरेशन भी है, वहां पे क्या होगा, इसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन होगा। इन सारी डीप सीटेड बीमारियों में बहुत इन्फिल्ट्रेशन होगा। तो अगर ब्रेस्ट में ट्यूमर है तो वो इन्फिल्ट्रेशन के कारण बहुत स्टोनी हार्डनेस का होगा। बस यही बात हो रही है। इट हैज इन्फिल्ट्रेशन इन डीप सीटेड डिजीजेस इन रीजन ऑफ अल्सर, कि जब को जो भी कहीं पे भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो इन्फ्लेमेशन होगा तो वहां पे इन्फिल्ट्रेशन भी हो जाता है और कई बार अल्सरेशन भी होता है। इन्फिल्ट्रेशन एंड इंट्यूरेशन ऑफ अल्सर, ब्रैकेट में मैंने कैंसर लिखा है कि जब कैंसरस अल्सर्स होते हैं, कैंसरस अल्सर्स बनते हैं, ब्रेस्ट में बने या फिर ब्रेस्ट में बने या फिर यूटेरस में बने या फिर बकल कैविटी में कहीं भी कांटेक्ट और प्रेशर के कारण कैंसर बनता है कोनियम में, है ना, मैकेनिकल प्रेशर से कैंसर बनता है। तो जहां पे भी कैंसर बनेगा वहां पे इन्फिल्ट्रेशन और इंड्यूरेशन दिखेगी ऑफ अल्सर। इन्फ्लेम्ड पार्ट ग्लैंड एंड ऑफ लिम्फेटिक्स, हर जगह मतलब इसमें इन्फिल्ट्रेशन और इंड्यूरेशन दिखेगा। अगर इसको अल्सर बना है कोई कैंसरस, उसमें भी इंड्यूरेशन दिखेगा। इसके इन्फ्लेम्ड पार्ट में भी इन्फिल्ट्रेशन और इंड्यूरेशन दिखेगा। इसकी ग्लैंड्स अगर बड़ी होंगी उसमें भी इसके इन्फिल्ट्रेशन और इंड्यूरेशन दिखेगा। और इसके लिम्फेटिक्स के रास्तों में भी, पाथ ऑफ लिम्फेटिक ग्लैंड्स में भी, लिम्फेटिक्स के रास्तों में भी हमको इन्फिल्ट्रेशन और इंड्यूरेशन दिखेगा। क्यों? क्योंकि कैंसर जो होता है, कैंसर का स्प्रेड जो होता है ना, वो दो ही रूट से कैंसर फैलता है एक अंग से दूसरे अंग में। एक होता है हिमेटोजिनस रूट, हिमेटोजिनस रूट मतलब ब्लड के थ्रू फैल जाएगा, और जो दूसरा होता है वो लिम्फेटिक रूट होता है। और जब कैंसर एक अंग से दूसरे अंग पे फैलेगा तो उसका अगर लिम्फेटिक रूट है तो ये लिम्फेटिक्स का रास्ता है ना, इस पूरे रास्ते पे इन्फिल्ट्रेशन और इंड्यूरेशन होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हो रही है। अब क्या कहाँ पे भैया इन्फिल्ट्रेशन और हमको हार्डनिंग और इंड्यूरेशन दिखेगा? ग्लैंड्स ऑफ एक्जिला, ठीक है, अंडर आर्म्स की ग्लैंड, नेक की ग्लैंड, चेस्ट की ग्लैंड, ग्रॉइन रीजन की ग्लैंड एंड स्टमक आर इन्फिल्ट्रेटेड एंड एनलार्ज्ड। सब एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन विद द इन्फिल्ट्रेशन, क्या होगा? सब एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हमको दिखेगा अलोंग विद द इन्फिल्ट्रेशन। ये हमको कैंसर में बड़ा फ्रिक्वेंटली दिखता है कि जब भी ब्रेस्ट कैंसर हो, कहीं का भी कैंसर होगा तो सब एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी फिनोमिना दिखेगा। और उसके अंदर जो गांठे वाटे हैं रीजनल, वो सब गांठे पक जाएंगी, हार्ड हो जाएंगे, इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा। एनगॉर्जमेंट ऑफ द पेरेन्काइमा विथ इंड्यूरेशन एंड सब्सिक्वेंट अल्सरेशन, क्या होगा? एनगॉर्जमेंट ऑफ द पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा मतलब जो मेन ऑर्गन भाई जिसमें कैंसर हुआ उसको पेरेन्काइमा, उस ऑर्गन की पेरेन्काइमा की बात हो रही है। जैसे ब्रेस्ट एग्जांपल ले लो कि ब्रेस्ट में कैंसर हुआ, अब क्या होगा? ब्रेस्ट में जब कैंसर हो गया तो हमको एक हार्ट ट्यूमर दिख रहा है ब्रेस्ट के अंदर, अगल बगल की हमको लिम्फ नोड्स एनलार्ज दिख रही हैं। ये पूरी कहानी 1 साल से चल रही है, 6 महीने से चल रही है। तो यहीं पे ये बात हो रही है कि सब एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रहा है ब्रेस्ट का और सराउंडिंग ग्लैंड्स का विथ इन्फिल्ट्रेशन और एनगॉर्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। ये पेरेन्काइमा मतलब ब्रेस्ट की पेरेन्काइमा की बात हो रही है। एनगॉर्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट with induration and subsequent ulceration of the tissue as seen in cancer। अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात हो रही है तो ये ब्रेस्ट की पेरेन्काइमा की बात है। अगर ये यूटेराइन कैंसर की बात हो रही है तो यूटेरस की पेरेन्काइमा की बात है कि भैया यूटेराइन कैंसर के अंदर सब एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हुआ विथ इन्फिल्ट्रेशन एंड एनगॉर्जमेंट ऑफ द यूटेरस विथ इंड्यूरेशन एंड सब्सिक्वेंट अल्सरेशन। वहां पे इंड्यूरेशन भी हो गया है, ग्लैंड्स भी बढ़ गई हैं, सब्सिक्वेंट अल्सरेशन भी हुआ है ऑफ टिश्यू एज सीन इन कैंसर ऑफ यूटेरस। आई बात समझ में? थोड़ा सा समझना, हल्का सा टफ रहता है ये सब बातें, पर थोड़ा मेहनत करिएगा तो समझ में आएगा। अब आ जाते हैं हम अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे आने के पहले मैं यहाँ से नीचे आ जाऊंगा। 40 मिनट का ये भी हो गया यार, कोई वीडियो होगा कि नहीं छोटा। अगला पॉइंट, चौथा की नोट, ये भी हम बता चुके हैं। ग्लैंडुलर अफेक्शन ऑफ ब्रेस्ट, ग्लैंडुलर अफेक्शन ऑफ ब्रेस्ट, एन एब्सेस ऑफ द ब्रेस्ट इज सराउंडेड बाय द लंप एंड नोड्यूल। अब क्या है, ग्लैंडुलर मेडिसिन है ना, तो मैंने आपको ये चीज बताई ना कि इसका मेन एक्शन कैंसर पैदा करना तो बाद में है, ये पहले ग्लैंड के ऊपर हमले करती है, ग्लैंडुलर सिस्टम को डिरेंज करती है और वाया ग्लैंडुलर सिस्टम ये क्या करती है, कैंसर पैदा करती है।
तो कैंसरस अफेक्शन की तो हमने बात कर ली कि भाई मार इंड्यूरेशन हो रहा है, इंड्यूरेशन के साथ साथ इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ग्लैंड्स के अंदर स्टोनी हार्डनेस हो रही है, फिर जो पेरेनकाइमा है वो पेरेनकाइमा भी इन्फिल्ट्रेशन हो गया और वो टिश्यू जो है सब खत्म हो गए, हार्ड हो गए, कैंसर हो गया जैसा कैंसर में होता है, वो बात हो गई। अब यहाँ सिर्फ ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं हम, है ना, ग्लैंड्स और ब्रेस्ट की ग्लैंड। तो ग्लैंडुलर अफेक्शन ऑफ ब्रेस्ट, एन एब्सेस ऑफ ब्रेस्ट इज सराउंडेड बाय द लंप एंड नोड्यूल, कि ब्रेस्ट में एक एब्सेस बना हुआ है और उसके अगल बगल ब्रेस्ट को सराउंड करने वाली 3 एरिया होते हैं लिम्फ नोड के, याद रखना। ब्रेस्ट के यहाँ बीच में ये होता है एक्सटर्नल लिम्फ नोड, ब्रेस्ट के ऊपर एक एरिया होता है, यहाँ होती है क्लेविकुलर लिम्फ नोड। तो ये दोनों एरिया की लिम्फ नोड बढ़ जाएंगी और वहां पे नोड्यूल्स गठाने दिखने लगेंगी, यही बात हो रही है कि एन एब्सेस ऑफ ब्रेस्ट इज सराउंडेड बाय द लंप एंड नोड्स इन द ब्रेस्ट इवन वेयर मिल्क हैज नॉट येट फॉर्म्ड, कि महिला को ग्लैंडुलर अफेक्शन ऑफ ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं। तो एक लड़की जिसका मेंसेस तो हो गया स्टार्ट कई साल पहले, पर उसका बच्चा नहीं है, उसके ब्रेस्ट में आज तक मिल्क नहीं बना, पर एक गठान दिखने लग गई, जो हम फाइब्रोएडिनोमा जिसको बोलते हैं, हम तमाम लड़कियों में देख रहे हैं कि सोनोमेमोग्राफी में रिपोर्ट में आ जाता है फाइब्रोएडिनोमा। ये उसी की बात हो रही है, क्योंकि ये कैंसर थोड़ी है, वो तो बिनाइन छोटू सा ट्यूमर है, ग्लैंड की गांठें बढ़ गई भैया ब्रेस्ट के अंदर, तो ये उसी की बात हो रही है। नोड्यूल इन ब्रेस्ट इवन वेयर मिल्क हैज नॉट येट फॉर्म, मतलब फाइब्रोएडिनोमा की बात हो रही है। लंप और नोड्यूल्स, ब्रेस्ट के अंदर लंप या नोड्यूल का बनना। इंड्यूरेशन एंड एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड अंडर द स्किन ऑल ओवर द बॉडी, यहाँ पे क्या है कि शरीर के किसी भी पार्ट में जब कैंसर वेंसर इसको कुछ होगा, कोई भी मैलिग्नेंसी होगी, तो उसमें क्या होगा, इंड्यूरेशन एंड एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड हो जाएगा अंडर द स्किन। एग्जाम्पल, जैसे ब्रेस्ट के अंदर कुछ फसाद हुआ तो एक्सिलरी लिम्फ नोड सूज जाएंगी, क्लेविकुलर सूज जाएंगी, एक्सटर्नल लिम्फ नोड सूज जाएंगी। बट ये फिनोमिना शरीर में कहीं पे भी हो सकता है जहां पे कुछ भी ऐसा मैलिग्नेंट होने का रिस्क है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि इंड्यूरेशन एंड एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड अंडर द स्किन ऑल ओवर द बॉडी। अगला पॉइंट, यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर द मैलिग्नेंट अफेक्शन, में बता चुका हूं कि जो मैलिग्नेंट अफेक्शन कैंसर जैसी कंडीशन होती है, ठीक है, उसके अंदर ये यूज हो सकता है ना, कैंसर ऑफ ग्लैंड्स में यूज हो सकता है, बिकॉज इट टेक्स होल्ड ऑन द ग्लैंड, ये ग्लैंड के ऊपर कमांड है इस मेडिसिन का, इसलिए ये मेडिसिन कोनियम मेडिसिन जो है वो कैंसर की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, और इसलिए कैंसर में मैलिग्नेंसी में इंडिकेटेड है। क्यों? बिकॉज इट टेक होल्ड ऑन ग्लैंड फ्रॉम द बिगनिंग, then they infiltrate and then they gradually go to the stony hardness as found in the squamous, ये कैंसर बोलते हैं या फ्रैंक कैंसर में। तो शुरू से लेके आखिरी तक जितने कांड एक हो सकते हैं ग्लैंडुलर डिरेंजमेंट के कैंसर के केस में, ये मेडिसिन हर स्टेज पे इंडिकेटेड है। फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब जब ग्लैंड जस्ट बड़ी होना चालू हुई, एनलार्जमेंट चालू हुआ है, उसके बाद एनलार्जमेंट के बाद अगली स्टेज आएगी कि इन्फिल्ट्रेट हो गई भैया, इन्फिल्ट्रेट हो गई मतलब वो थोड़ी कड़क होनी चालू हो गई, देन दे ग्रेजुअली गो टू स्टोनी हार्डनेस, ये तीसरी स्टेज है। पहली स्टेज में ग्लैंड सिर्फ बड़ी हुई जहां पे कैंसर होने वाला उस रीजन में, दूसरी स्टेज में उसका इन्फिल्ट्रेशन हुआ, थोड़ी हार्ड हुई, तीसरी स्टेज में वो स्टोनी हार्डनेस की हो गई, और अल्टीमेटली सीधे फ्रैंक कैंसर में चेंज हो गया पूरा पिक्चर, पूरा का पूरा सिनेरियो स्कीरस ग्रोथ में चेंज हो गया। तो इस मेडिसिन की खूबसूरती यह है कि ये वहां से सिर्फ प्लेन एनलार्जमेंट से लेके कैंसर के बीच में हर स्टेज में इंडिकेटेड है, और इसलिए ये लाइन बोली गई है। मैं एक बार और बोल रहा हूं, क्यों? बिकॉज इट टेक्स होल्ड ऑन ग्लैंड फ्रॉम द बिगिनिंग, देन दे इन्फिल्ट्रेट and they gradually go to the stony hardness as found in the cancer and frank cancer and स्कीरस ग्रोथ में। स्कीरस भी कैंसर का एक टाइप होता है, कभी कैंसर पे वीडियो बनाएंगे तो स्कीरस समझाऊंगा आपको, ठीक है। 15th की नोट नहीं है, मेन पॉइंट है नर्वस अफेक्शन एंड डिएबिलिटी, इसके बारे में बात हो चुकी है। एक्ट ऑन द पेरिफेरल नर्व, है ना, नर्वस अफेक्शन एंड डिएबिलिटी। एक्ट ऑन पेरिफेरल नर्व विच आर इन स्टेट ऑफ ग्रेट डिएबिलिटी, है पेरिफेरल नर्व पे काम करता है जो नर्व बहुत ही डिएबिलिटी की स्टेज में होती है, बहुत बुरी दुर्दशा में। इनेबिलिटी टू स्टैंड एंड टू डू फिजिकल वर्क, ओल्ड एज में ये कंडीशन हम बहुत फ्रिक्वेंटली देखते हैं कि बिल्कुल खड़े होने की स्थिति नहीं है,
एंड टू डू एनी फिजिकल वर्क विदाउट गेटिंग एग्जॉस्टेड एंड एग्जॉशन, थक बहुत जल्दी जाता है पेशेंट। ग्रेजुअली यही कंडीशन बढ़ती जाती है एंड ग्रोइंग टुवर्ड्स द पैरालिटिक वीकनेस। ये ओल्ड एज की बात हो रही है, नर्वस अफेक्शन एंड डिएबिलिटी ऑफ ओल्ड एज की है ना, यह अक्सर ये कोनियम इंडिकेटेड होती है, खासकर अगर इस ओल्ड एज के अंदर इनको लोकोमोटर एटेक्सिया के सिम्टम है और जिसके अंदर वर्टाइगो हो रहा है ऑन टर्निंग द हेड, तो इंडिकेटेड है। एग्जॉशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, थकेलापन ऑफ दिमाग एंड शरीर, ठीक है। जनरल स्लोइंग डाउन ऑफ ऑल द एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी धीमी होती जा रही है ऑफ द बॉडी। समटाइम वीकनेस इंक्रीजेस टुवर्ड द पैरालिटिक वीकनेस, ये ओल्ड एज की बात हो रही है। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम का भयंकर थकावट, प्रोस्ट्रेशन है। एग्जॉस्टेड एंड ट्रिमलस वीकनेस एंड ट्रेम्बलिंग, प्रोफाउंड मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन। अब यही जो होता है, यही नर्वस सिस्टम का ग्रेट प्रोस्ट्रेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड ग्रेट प्रोस्ट्रेशन ऑफ मस्कुलर सिस्टम अल्टीमेटली कहाँ तक पहुंचाता है इसको, एकदम एक एग्जॉस्टेड कंडीशन में ऐसी ट्रिमलस वीकनेस होती है और ट्रेम्बलिंग होने लगती है, और इसी की वजह से होता है प्रोफाउंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, जिसको हम कहते हैं लोकोमोटर अटेक्सिया। अल्टीमेटली लोकोमोटर अटेक्सिया तक पहुंच गया पेशेंट अपना, है ना। तो इसलिए इंडिकेटेड है ऑन द नर्वस अफेक्शन एंड डिएबिलिटी स्पेशली ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे में, ठीक है। अब हम आ रहे हैं इसके लास्ट स्लाइड पे, जो कि बहुत खुशी की बात है, 47 मिनट फिर भी लग गए मेरे को इस वीडियो में, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑन कोनियम। अब हमने पढ़ा कि भैया दो ही एक्शन है, दो ही जगह स्पीयर है कोनियम का। पहला स्पीयर इसका सेरिब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम है, जहां पर ये वर्टाइगो और वर्टाइगो के साथ लोकोमोटर एटेक्सिया पैदा करती है, स्पेशली ऑन टर्निंग द हेड। और दूसरा इसका स्पियन है ग्लैंडुलर सिस्टम पे काम करती है। ग्लैंडुलर सिस्टम की पहले स्वेलिंग करती है, फिर इन्फिल्ट्रेशन करती है, फिर उसका इंड्यूरेशन करती है और अल्टीमेटली कैंसर, स्टोनी हार्डनेस से कैंसर पैदा कर देती है। बस ये दो ही है, वही बात लिखी है यहाँ पर। तो कुल मिला के ये मेडिसिन का थीम नहीं है, ये थीम तो अलग होता है। थीम तो ऐसी कि पूरी मेडिसिन एक थीम में बन जाए, वो थीम कहलाता है। ये सिर्फ इसके स्फीयर ऑफ एक्शन के बेस पे छोटी मेडिसिन पढ़ते हैं। ये मैंने आपको सिद्ध कर दिया इस मेडिसिन को पढ़ा के कि दो ही स्फीयर ऑफ एक्शन में पूरी मेडिसिन खत्म। फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ कोनियम मैक, सेरिब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम पे एक्ट थ्रू मोटर नर्व। ऑब्वियस बात है, मोटर नर्व पे काम करती है, स्पाइनल कॉर्ड पे काम नहीं करती है, याद रखना। ये मोटर नर्व पे काम करती है, स्पाइनल कॉर्ड पे, नॉट ऑन स्पाइनल कॉर्ड एज जेलसीमियम। इसके बाद का ड्रग पिक्चर जेलसीमियम पे है, और जेलसीमियम स्पाइनल कॉर्ड पे काम करती है, बट ये नर्व पे काम करती है। एक्ट ऑन द मस्कुलर सिस्टम कॉजिंग द पैरासिस, मतलब पार्शियल पैरालिसिस को पैरासिस बोलते हैं। तो ये नर्व पे एक्ट करती है, नर्व के थ्रू मस्कुलर सिस्टम पे एक्ट करती है और पैरासिस पैदा करती है और पैरालिसिस पैदा करती है। इट इज अ नर्व पॉइजन है भैया। कोनियम का इतिहास गूगल में उठा करके देख लेना, कोनियम मैक्युलेटम का। कोनियम मैक्युलेटम एक न्यूरोलॉजिकल नर्व पॉइजन है, याद रखना। with the definite action on the nerve or peripheral nerve, it is a paralyzer, ठीक है। ऑपरेट थ्रू नर्व एंड लीव द स्पाइनल कॉर्ड इंटेक्ट। कॉर्न कर दिया मैंने, कॉर्ड है भैया, मार मत देना मेरे को, है ना। लीविंग द स्पाइनल कॉर्ड इंटेक्ट। दूसरा स्फीयर ऑफ एक्शन ग्लैंडुलर सिस्टम, जहां पे ग्लैंडुलर स्वेलिंग पैदा करती है। वो स्वेलिंग धीरे से इन्फिल्ट्रेशन में बदलती है, वो इन्फिल्ट्रेशन इंड्यूरेशन में बदलता है, अल्टीमेटली स्टोनी हार्डनेस ऑफ ग्लैंड हो जाती है, एसोसिएटेड विद कैंसर डायथिसिस। जय श्री राम, ड्रग पिक्चर खत्म। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको कोनियम का पूरा स्फीयर ऑफ एक्शन और पूरा क्लिनिकल यूज अपनी प्रैक्टिस के अंदर ये ड्रग पिक्चर के थ्रू आपको क्लियर हो गया है। और अब आप जो है आपके सामने से कोनियम पेशेंट को बिना कोनियम दिए कहीं जाने दोगे नहीं, इस बात का मैं पूरा विश्वास है मुझे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरी उम्मीद पे पूरी तरह से प्रैक्टिस पे खरे उतरेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का अपनी ज़िंदगी के बहुमूल्य समय में से 50 मिनट का वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए। अब आपसे मुलाकात होती है इसी तरह के किसी और बड़े से ड्रग पिक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।